Novel Sanita Lashari is Asma Khan, Episode 8. Please don't copy paste without my name and permission. घर का छोटा सा लॉन सूरज की तेज़ धूप से मनव्वर था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गुलाब के पौधे और नीम के दरख्त नरम नरम हवा के साथ हिल रहे थे। सामने एक बड़ी चमचमाती मेज़ पर चाय की ट्रे रखी हुई थी, जिसके इर्द गिर्द वो सब बैठे हुए बातों में मसरूफ़ थे। उनका घर मुकम्मल तौर पर फर्निश था और बंद था, लेकिन छोटा सा लॉन उन्होंने खुला रखा था ताकि सर्दियों में धूप की ताजगी को महसूस कर सकें। तुम कौन से इश्किया खतूत लिखने में मसरूफ़ हो? खानी ने माल्टे की काश मुंह में डालते पास बैठी अरूपा को टोका रसीद किया, जो बेचैन होकर मुसलसल एक कागज़ पर कुछ नोटिस लिख रही थी, जैसे किसी जासूस की तरह अपने मुशाहदात को रिकॉर्ड कर रही हो। उसकी नज़र बार बार हमसायों की तरफ भी जा रही थी। मामा, जासूसी पॉइंट्स नोट कर रही हूँ, कुछ तो है उनमें। ये नए लोग मुझे बहुत मशकूक लग रहे हैं। वो लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं? वो मुंह गोल के एक आईब्रो उठाई पुरसोच अंदाज में बोली, तुम हमेशा लोगों की जिंदगियों में घुसकर कौन सी तहकीक करना चाहती हो? कुछ शर्म करो अरूबा। फबीहा चाय की प्याली उठाते हुए गुस्से से बोली, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ तो अजीब है? वो यहाँ ना किसी से बात करते हैं और ना मिलते हैं। इवन वो इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी थी। अच्छा, जो भी है, तुम्हें इससे क्या? तुमने कौन सा तवीज़े मोहब्बत डालने उन पर? खानी हंसते हुए बोली तो अरूबा को वो लड़का याद आया जो उसको महबूबा बोल रहा था। आपको क्या पता कि हमारी ज़िंदगी पर कितना फ़र्क पड़ सकता। अगर वो बुरे लोग हुए तो हमारे घर डाका डाल सकते, आपके मुश्तरका शोहर को अगवा करके तवान ले सकते, इवन वो हमें बेहोशी दिलाकर दिल गुर्दे निकाल कर भी ले जा सकते। और बस मेरा बच्चा, इतनी गहराई में जासूसी मत करो कि तखीलाती सोच सच साबित हो जाए। उन दोनों के दिल पर हाथ पड़ा। वाकई साथ वालों से खौफ महसूस होने लगा। अरूबा, तुम ठीक कह रही, कुछ तो गड़बड़ है। आज सुबह उनके सहन से शराब शराब की आवाज़ आ रही थी। मीरब फौरी हाँ में हाँ मिलाने लगी तो अरूबा का सेरों खून बढ़ गया। है ना चची, देख लें, मेरी रिसर्च कभी गलत नहीं हो सकती। यकीनन इस पुराने घर में किसी खजाने का पता चला होगा, इसीलिए वो जान का खतरा मोल लेकर इस खंडर घर में इतनी दूर अफ्रीका से आए हैं। बैसल मुंह में लिए मालूमात देने लगी, तो ऐसा करो, तुम भूत बनकर उनकी जासूसी पे लग जाओ। हम भी देखते हैं कि वो कौन सा खजाना लेने अफ्रीका से आए हैं। वैसे उनका रंग इतना ब्लैक नहीं है और लड़का तो पाकिस्तानी ही लगता, मगर लड़की पूरी साउथ अफ्रीका की अंडरटेकर है। आज़र ने चाय का कप रखते हुए थक कर मशवरा दिया, जिसे अरूबा फौरी संजीदा लेती नोटबुक पर कुछ लिखने लगी। तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो कोई खुफिया एजेंट हो। खैर, वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं है। हैदर तो कह रहे थे कि वो उन्हें दावत पर भी बुलाएंगे। खानी ने माल्टे की छिलके डस्टबिन में डालते उनको लताड़ा। नहीं मामा, मुझे उनके बारे में मजीद जानना है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। वो भी अभी भी अपनी बात पे कायम थी। अच्छा, तो अब तुम उनके पीछे इस डरावने घर में जाकर जासूसी करोगी? उफ, एक दिन तुम्हारी टोह लेने वाली आदत तुम्हें बहुत नुकसान से दो चार कर देगी, उन्होंने मुंह बनाकर कहा। मामा, मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह के लोग हैं। वो मुंह बसोर गई। क्यों, तुमने उनको अपने बाप का रिश्ता देना है? फबीहा ने हैरानी से पूछा तो सब हंस पड़े। बस फिर पापा का कुछ नहीं बचना। पहली दो बीवियां जबान से चलाकर दिमाग चाट जाती। वो जो साथ वाली पहलवान है, उसने तो पापा का वैसे ही कुछ उम्र निकाल देना। ऐसा मजाहिया अंदाज में मुतल्ला करता अपनी जगह से उछला। बकवास बंद करो, खाम खा मेरी चप्पल तुम्हारे मुंह पे छपकर घिस जाएगी। खानी ने अपनी चप्पल की तरफ इशारा किया तो वो कान खुजाता 2 मिनट शराफत से बैठा। उफ, मैं इस लड़की का क्या करूं? मोबाइल पर देखती मीरब ने यकदम सर पकड़ा तो सब हैरानी से उनको देखने लगे। क्या हुआ? अशमाल ने फिर किसी को जुनूब का रास्ता दिखा दिया? फबीहा ने हैरानी दिखाई। हाँ, नए रिश्ते वालों के लड़के को नौकरी से निकलवा दिया। हाय अशमाल अकलौती समझकर कुछ कह भी नहीं सकती। हाय, मैं क्या करूं? वो सर थाम गई। अभी अरवान को मैसेज करके बताती हूँ। वो मुंह बनाकर अरवान को मैसेज करने लगी कि वहीं उसको डांट सकता था, क्योंकि बाकी सब तो उसकी जहानत के आगे कुछ भी नहीं थे। वो कहाँ कहाँ से अगले बंदे को काबू कर डालती थी कि बंदा चकरा कर रह जाता था। हाँ, कर दे मैसेज उसे। वो तो पिछले जन्म में इसका बाप रहा था ना। मीरब, मेरे बच्चे का पीछा छोड़ दे, वरना मैं तेरे पीछे ऐसे ही लगना कि तेरी बेटी के 5-6 रिश्ते एक साथ कर देने। फबीहा गुस्से में जो मुंह में आया बोल गई। बहरहाल उन्हें अपने शौहर की वजह से खाने से इतनी जेलसी कभी नहीं हुई जितनी अपने बेटे को अशमाल के साथ देकर होती थी। अशमाल का हर बात पे जवाब देना और उसकी आदत खानी और फबीहा को हमेशा बुरी लगती थी।
मत भूलो कि हमारी मरहुमा सास ने मेरी इस्माल गिरी अरवान को पसंद किया था। मीरा भी गुस्सा कर हुई और उनकी लड़ाई देखती अरूबा फौरी चटखारे लेकर कैमरा ऑन कर गई ताकि बाद में भी इस लड़ाई को देखकर मजा लिया जाए। वो तो ड्रामे भी वही देखती थी जिसमें साजिशें और लड़ाइयाँ होती हों। दूसरी तरफ आज़र भी दिलचस्पी से लड़ाई बढ़ाने की कोशिशें करने लगा। तो और क्या, माशाल्लाह अशमाल आपी जैसी लड़की कहाँ मिलनी। गोल्ड मेडलिस्ट, इंतहाई ज़हीन, पीएचडी होल्डर, इवन मुस्तफ़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की इकलौती सेक्रेटरी। इतने होनहार और काबिल बहू कहाँ मिलनी इनको। मगर क्या कर सकते, इनको कदर ही नहीं है मेरे चची। वो फौरी उनकी साइड पे हुआ ताकि उसकी माँ भी आग पे तेल का काम करे। अपनी बकवास बंद कर आइज़र, मैं तेरा मुंह नोच लेना। हस्बे तो का खानी ने माल्टा पटक कर ट्रे में फेंका। अरवान में क्या कमी, माशाल्लाह दिमाग का डॉक्टर है। खानदान में उससे बढ़कर कोई हैंडसम समझदार लड़का नहीं है। वो दूबदूब जवाब दे गई। अब हैंडसम की बात मत करें, मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है। वो शेखी बगाता कॉलर झाड़ गया। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे इस झूठ पे गुस्ल वाजिब। रूबा ने आह भरकर हंसते हुए तंज किया तो वो उसे घूर कर रह गया। इसीलिए अरवान मुझे पसंद, और जहाँ तक रिश्ते की बात है तो तुम दोनों भी इस खुशफहमी से निकल आओ कि मैं अपनी ज़हीनो फतीन चांद का टुकड़ा बेटी तुम जैसी की बहू बनाऊंगी। मीरा भी हिसाब भाग कर गई। उसी वक्त ऑफिस से थकी हारी अशमाल घर में दाखिल हुई। अलबत्ता उसका चेहरा हर वक्त फ्रेश नजर आता था। लो आ गया तुम्हारा चांद का टुकड़ा, संभाल कर आसमान पे सजाओ, कहीं हम जैसे सितारों से न टकरा जाए। फबीहा ने तंजिया मुस्कुराकर हंसती हुई खानी के हाथ पर हाथ मारा। क्या होगा गाइस, पानीपत का मैदान सजा हुआ है क्या। वो हाई हील की टकटक करती उनके पास आ बैठी। तुम्हारी माँ ख्वामखा मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। फबीहा ने उसको ताना देते उठकर चप्पल पहनी और अशमाल मुस्कुरा कर अपनी माँ को देखती कंधे अचका गई। वेल, आपके बच्चे की उम्र इतनी तो हो गई है कि उसके पीछे उसके बच्चे लगे, बट क्या कर सकते। वो कौन सा कम थी, टका कर तंज करती अपनी माँ का सेरों खून बढ़ा गई, जबकि खानी और फबीहा जल कर कोयला बन गई। खैर, आप पीछे लगाने वाली बातें ना ही करें कि तो बेहतर है, और वो अदरवाइज ट्रस्ट मी। वो दिलकश अंदाज में सरगोशी करती झुकी और बालों को झटका दिया। आपके बेटे को आगे पीछे के चक्कर लगवा देंगे, इतने आशिक मिजाज हैं हम। अशमाल की आंख दबाकर कमीनी मुस्कान लिए गहरे तंज पर आज़र और अरूबा वाह वाह करते दाद देने लगे, जबकि मीरब गर्दन अकड़ाती अपनी बेटी के पीछे जाने लगी, जिससे हाजिर जवाबी में कोई नहीं जीत सकता था। दुर फिटे मुंह, गंदी औलाद, माओ की बेइज्जती पर दाद दे रही, तुम लोगों को कोई जवाब नहीं आया अपनी माँ की बेइज्जती पर। खानी ने पास बैठी अरूबा की कमर पर धमोका रसीद किया, जो मुंह बनाकर कमर मसलती मोबाइल नीचे रख रही थी, जबकि आज़र फबीहा को अपनी जाना बढ़ता देखकर बाहर को भागा। ओह, कितना प्यारा घर है, क्या ये आपका है। वो कदरे छोटे मगर इंतहाई खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट में दाखिल होती चहक कर बोली। गहरे गुलाबी लॉन्ग फ्रॉक में बालों को खुला छोड़े हल्का भुल्का मेकअप किए वो हसीन तरीन लग रही थी। उसको पहली बार बिना हिजाब के देखता हयान अपने दिल को हचकोले खाता हुआ महसूस कर रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि आयजा हिजाब के बगैर उसके दिल की दुनिया को हिला डालेगी। वो उसे चांद से भी तशबीह नहीं दे सकता था कि उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बेदाग था। नहीं, हयान मुस्कुरा कर बोला तो वो हैरान सी उसको देखने लगी। आज से तुम्हारा हो चुका है। वो उसके गाल पर अंगुली से मुस्कुराता नजदीक होने लगा और आयजा शर्म से सुर्ख हुई, ने चेहरा परे करने लगी। क्या हुआ। वो उसका बाजू पकड़कर उसको मजीद करीब कर गया, जबकि वो कांपती हुई पलकों के साथ कहीं छुप जाना चाहती थी। यार, अब तो शर्माना बंद कर दो, तुम्हारा शौहर बन गया हूँ। वो उसके कान के पास चेहरा ले जाकर सरगोशी करने लगा तो वो चेहरा दोनों हाथों के प्यालों में छुपा गई। हियान का कहका बुलंद हुआ। तुम बहुत मासूम हो आयजा, हैरत है इस मॉडर्निज्म एरिया में भी तुम जैसे लोग हैं। आई एम सो लकी कि तुम मुझे मिली। मैं तुम जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। उसका अंदाज उसके हाथों की गर्दिश की तरह नहायत नरम और जानलेवा था। आयजा का दिल सीने से बाहर आने को था। हयान, उसका लहजा नहायत धीमा था। जी हयान की जान, वो फिदा होने वाले अंदाज में बोला। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं। वो बेधक अंदर से डरी हुई थी। मेरी जान, इतनी बार बता चुका हूँ कि मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। डोंट वरी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, और इस वक्त तो बिल्कुल छोड़ने का मूड नहीं है। वो जोमानी अंदाज में कहता उसको खुद में छुपाने लगा। मुझे घर देखना है। वो उससे दूर होती मुस्कुराकर फरमाइश करने लगी और हयान मुंह बसोरे उसको देखता फिर हंस पड़ा।
اوکے کم آن اپارٹمنٹ دکھاتا ہوں. اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور پھر اس کو مکمل اپارٹمنٹ دکھانے لگا. عائزہ اپارٹمنٹ کو دیکھتی بے پناہ خوش تھی. اسے لگا تھا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے جس کو بن مانگے اتنا کچھ مل گیا تھا. وہ حقیقی معنوں میں آج خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی جو اس کو حیان کا ساتھ ملا. اور یہ ہے ہمارا کمرہ. وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ایک ڈیکوریٹڈ کمرے میں لایا. انتہائی پیارا سا آرائش زدہ کمرہ جس میں جگہ جگہ گلاب کے پھولوں کے بکے بکھرے ہوئے تھے. واو. اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. حیان یہ سب میرے لیے ہے. وہ بکے اٹھاتی اس کو سونگھنے لگی. تازگی اور سکون بھرا ایک احساس رگوں پہ میں سرایت کر گیا. بالکل یہ عائزہ حیان کے لیے ہے جو میری الحیات ہے. وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی طرف بڑھا اور عائزہ بیچاری دل کی دھڑکن کو قابو کرتی شرماتے ہوئے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی مگر حیان کی گرفت انتہائی مضبوط تھی. تم بہت خوبصورت ہو عائزہ, بہت خوبصورت. وہ دھیمی آواز کرتا اس کے کان میں سرگوشی کر کے اس کے چہرے پر جھک گیا. اور عائزہ وہ کہاں اتنے پیار کی عادی تھی. اس نے اپنی پوری زندگی مشکلات میں مبتلا رہ کر گزاری تھی. اسے کبھی کسی نے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا مگر حیان نے اس کے وجود کو کسی نازک گڑیا کی طرح سنوارا تھا. اس کی محبت و چاہت نے اس کے خالی و منجمد جذبات کو اندر تک سیراب کر ڈالا تھا. وہ رات عائزہ کی حسین ترین راتوں میں سے ایک تھی. حیان کی محبت و چاہت نے اس کے اندر مان و غرور سا بھر دیا تھا کہ ہاں میں ماضی کی بد نصیب سی عائزہ محبت حاصل کر چکی ہے. ساری زندگی دکھ و تکلیف, نفرت و ٹھکرانے کی اذیت کو برداشت کرنے کے بعد آج مجھے بھی خوشی مل چکی ہے. اب میں ذرا سی بات پر گالیاں نہیں سنوں گی کیونکہ میرے پاس محبت کرنے والا حیان ہے. اب میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے کے لیے نہیں ترسوں گی کیونکہ میرے پاس حیان جیسا قیمتی شخص آ چکا ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ دنیا میں ایک شخص ہے جو عائزہ کو بنا کسی غرض کے چاہتا ہے. میرے پاس بہت قیمتی شے ہے اور وہ حیان کی محبت ہے. ہے عائزہ کیا سوچ رہی ہو. وہ بالوں میں برش کرتی چونکی اور اس کے بالکل پاس کھڑا حیرانی سے اس کو دیکھ رہا تھا جبکہ صبح کی نوخیز کلیوں بھری شعائیں کھڑکی کے رستے ان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں. پرندوں کی چہچہاہٹ اور صبح کی ٹھنڈک دونوں مل کر ماحول کو نہایت پرسکون بنا رہے تھے. کچھ بھی نہیں. وہ برش میز پر رکھ کر اسٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی. لمبے سیاہ گھنے بال کمر پر لہرا رہے تھے جو کہ حیان کی نگاہوں کو کشش فراہم کر رہے تھے. نکھرا اس کا روپ حیان کو مزید گھائل کرنے کے در پہ تھا. اٹس رانگ عائزہ, سوچا کرو یار, میرے بارے میں ہی سوچا کرو. وہ بڑھ کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر گیا. دونوں کی نظریں سامنے لگے آئینے میں نظر آتے ایک دوسرے کے پرفیکٹ عکس پر گئیں. وہ دونوں ایک بہترین جوڑ لگ رہے تھے. عائزہ آسودگی سے مسکراتی اپنے پیٹ پر جڑے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند گئی. وہ مجھے ڈھونڈ تو نہیں لیں گے نا. وہ ابھی بھی سہمی ہوئی تھی. انہیں کبھی تمہارا سراغ نہیں ملے گا کیونکہ تم حیان کے دل میں قید ہو چکی ہو. وہ اس کے کمپٹی پہ بکھرے بالوں کو ہونٹوں سے چھوتا ان کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کرنے لگا. بائی دا وے تمہیں تو گھر کی یاد نہیں آئی. وہ اب آئیبرو اٹھائے سوال کرنے لگا. کون سا گھر. وہ جان بوجھ کر انجان بنتی اس کی جانب چہرہ کر گئی اور حیان ہنس پڑا. گڈ, اٹس مین میری محبت اثر دکھا چکی ہے. وہ اپنا گال اس کے گال سے مس کرتا شوخی سے بولا تو وہ شرمائی سی اس بات میں سر ہلا گئی. بائی دا وے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ بھول کر بس مجھ میں کھو جاؤ. آئی وانٹ ٹو انجوائے ایوری سیکنڈ ود یو. وہ آگے بڑھنے لگا. حیان وہ اس کو پرے کرتی اپنے بالوں کے کو جوڑے کی شکل میں دے کر بیڈ کی پائنتی والی سائڈ پر جا بیٹھی. ہائے, دل باغ ہو جاتا ہے جب تم اتنے پیار سے میرا نام لیتی ہو. وہ اس کے پھر پٹری سے اترنے پر وہ ہنسی. میں کچھ بنانے جا رہی, بہت بھوک لگی ہے. وہ اپنی چپل ٹھیک کر کے پہنتی اٹھ کر جانے لگی کہ حیان کا موڈ بگڑا. وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا. جب تک میرا دل نہیں بھرتا تم کہیں نہیں جاؤ گی. وہ عائزہ کے نہیں کو مکمل طور پر اگنور کیے اسے باہوں میں بھر چکا تھا. محبت بھری فضا عجیب سی سرخوشی سے جھوم اٹھی تھی. ایک ویران گودام کے اندر جہاں روشنی کم اور فضا میں تناؤ تھا. ایک طرف پرانے مشینری کے ڈھیر تھے تو دوسری طرف زنجیریں اور سٹیل کی بڑی میزیں اور ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا ہوا تھا. ایسے میں سنیتا شاذل اور قاسم کے ساتھ چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی. ان کا ہدف ایک نوجوان لڑکی جو ایک گینگ کے درمیان پھنسی ہوئی تھی. وہ تینوں جانتے تھے کہ یہ لڑکی ایک اور گینگسٹر گروہ کے لیے اہم ہے اور ان کے راستے کی بڑی رکاوٹ بن سکتی کیونکہ وہ لڑکی یہاں کے ASI کی بیٹی تھی جسے کڈنیپ کیا گیا تھا. یہی وجہ تھی کہ ماجد تپاری نے انہیں اس لڑکی کو لانے کا کہا تھا.
ओह सनी बस कर, तीसरी सिगरेट है ये। शाजल को खांसी आई क्योंकि वो और कासम और सनीता की तरह सिगरेट वगैरह नहीं पीता था। बहरहाल सनीता एडिक्ट नहीं थी, कभी कभार कासम के साथ लग जाती। चुप कर, वो सिगरेट का कश ले रही थी और उसकी नज़रें सामने एक ग्रुप पर थी जो लड़की को धमकियां दे रहा था। ये खेल हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। वो लड़की ना सिर्फ इनके लिए अहम है बल्कि हमारे लिए एक मसला भी है। याद रखो, वो जिंदा या मुर्दा हमें ही चाहिए। सनी आहिस्ता लेकिन सख्त लहजे में बोली, काम आसान है, बस इशारा करो गोली चल जाएगी। कासम ने धीरे से कहते पिस्टल लहराया। ये काम जहानत से करना है, गोली चलाने का वक्त बाद में आएगा। पहले ये देखते हैं कि वो लड़की इनके लिए किस तक अहम है। उसने गुस्से से कासम को देखा। दूसरी तरफ गैंग का सरबराह जग्गा लड़की के करीब खड़ा था जो तकरीबन 18-19 साल की थी और खौफ से लर्ज रही थी। बोल, तेरे बाप ने हमारे पैसे कहाँ छुपाए? अगर वो नहीं बताएगा तो तेरी आखिरी सांस यही होगी। हाँ, तेरा हरामखोर बाप हमसे हर बार की तरह इतनी ज्यादा रिश्वत लेकर खा गया। जगह जोर से चीख रहा था। सनी, अगर इजाजत हो तो मैं जाकर बातचीत शुरू करूं। ये जगह हमें पहचानता नहीं, फायदा उठा सकते हैं। कासम बोला, लेकिन याद रखना हमारा मकसद है कि वो लड़की इन सब के हाथ से निकल जाए। सनीता ने सर हिलाया तो कासम गोदाम के दूसरे सिरे से निकलकर आराम से जगह के करीब पहुंचा। जगह भाई, बड़ी महफिल लगी हुई है, हमें भी तो बताओ क्या चल रहा है। जगह चौंक कर कासम की तरफ देखने लगा। वो उसे पहचानता नहीं था लेकिन मोहतात हो गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अरे भाई, हम नए खिलाड़ी हैं, सुना है तुम्हारे पास एक बड़ी डील है, हम साथ देने आए हैं। वो हंसा और फिर निगाहों की जुबान ऐसी थी कि यकलखत सनी और शाजल मौका देकर आहिस्ता आहिस्ता जगह के साथियों के करीब पहुंच गए। वो उन पर हमला करने के लिए तैयार थे और एक लम्हे में रोशनी की चमक और गोलियों की गूंज गोदाम में गूंजने लगी। सनी और कासम जगह के साथियों को मारने लगे और कुछ लम्हों का खेल था। वो इन सबको हाल से बेहाल कर चुके थे और जगह बचने के लिए लड़की को ढाल के तौर पर पकड़ गया। रुक जाओ वरना मैं इसे मार डालूंगा, वो चीखते हुए बोला और सनी मुस्कुराती हुई पिस्टल का रुख उसकी तरफ किए आहिस्ता से आगे बढ़ने लगी। उसकी दराज दामत पोनी टेल में मुकीद स्याह बाल, तराशीदा और मजबूत खदुखाल और गहरे सांवले रंग पर चमकते पसीने के कतरे, वो सरापा दिलकश थी। तुम्हें लगता है कि ये हमारे लिए अहम नहीं? जगह, ये लड़की तो तुम्हारे लिए अहम है और हमें रास्ता साफ करना आता है। उसने कंधे हिचकाते एक लम्हे में लड़की की तरफ बंदूक घुमाई और लड़की गोली चला दी। लड़की वहीं गिर गई और जगह सदमे में रह गया। शाजल और कासम भी शुद्ध थे। अब तुम्हारे पास ढाल नहीं रही जगह, अब ये गेम तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। उसके इशारे पर कासम ने गोली चलाकर जगह को बेरहमी से खत्म कर दिया। सनी, लड़की को क्यों मारा? शाजल गुस्सा हुआ। ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है, इसलिए हमें अपने रास्ते की हर रुकावट को हटाना आना चाहिए। जो एक अच्छा सर्वाइवर होगा उसी के पास आलम पायर होगा। बहरहाल इसका कातिल इसका बाप ही है। वो उन दोनों को हैरान कर गई। क्या मतलब? ये बच्ची अपने बाप के खिलाफ सबूत देना चाहती थी। मतलब हराम खोर की औलाद हलाल निकली और हर बंदे को अपनी जान सबसे बढ़कर होती है, इसलिए इसने अपनी बेटी की सुपारी दी थी। वो कंधे हिचकाकर गोदाम से निकल पड़े जबकि शाजल को बेहद अफसोस था। उसका दिल बेहद नरम था। यही वजह थी कि उसने आज तक कत्ल नहीं किया था, हत्ता कि वो पिस्टल भी नहीं रखता था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। पिछली एपी पर कम ही रिस्पांस था, इस एपी को देने का बिल्कुल दिल नहीं था, मगर मैं अपने प्यारे रीडर्स के लिए मसरूफियत से वक्त निकाल कर एपी दे रही हूँ। इसलिए प्लीज़ 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 आप लाइक एंड कमेंट लाजमी किया करें और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और लाजमी जो है वो सपोर्ट कीजिए।